कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और उसमें आपके पास 23,500 गॉस का पावर का मैग्नेट लगा हुआ है जो कि 2.35 टेस्ला बनते हैं, अगर ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो उस केस में उस एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कहा जाता है 100 मेगाहर्ट्ज एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब आप ये पूछोगे मैम यहाँ पे जो है वो 23,500 गॉस लिखा हुआ है जो कि 2.35 टेस्ला के इक्वल आता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को 100 मेगाहर्ट्ज का नेम क्यों दे रहे हैं हम, ठीक है, या 100 मेगाहर्ट्ज एनएमआर क्यों कह रहे हैं उसे। तो उसका रीजन ये होता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे यानी 2.35 टेस्ला पे या 23,500 गॉस पे जो आपका प्रोटॉन है, जो आपका प्रोटॉन न्यूक्लियाई है, जो आपका प्रोटॉन न्यूक्लियाई है उसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे वो कितनी होती है, वो होती है 100 मेगाहर्ट्ज। 100 मेगाहर्ट्ज का क्या मतलब है, 100 मेगाहर्ट्ज का मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो 2.35 टेस्ला का मैग्नेट लगाया हमने स्ट्रेंथ का, ठीक है, उस पे जो न्यूक्लियाई प्रोसेस कर रहा है वो 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। अगर वो 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोसेस कर रहा है तो मुझे कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसे देनी पड़ेगी जो कि वो एब्जॉर्ब करेगा, वो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कितनी होनी चाहिए, वो भी 100 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। तो इसी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है 100 मेगाहर्ट्ज एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये बात समझ आई या नहीं? मैम ये फिर बता दें। मैंने कहा है अगर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो 2.35 टेस्ला पावर का मैग्नेट उसमें लगा हुआ है तो उस केस में उस इंस्ट्रूमेंट का नेम है 100 मेगाहर्ट्ज एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो 100 क्यों यूज किया है, 100 का रीजन ये है कि अगर इतनी पावर का मैग्नेट यूज किया जाए अपने एनएमआर में तो उस इतनी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पे जो मेरा प्रोटॉन है वो किस फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोसेस कर रहा होता है, वो होती है 100 मेगाहर्ट्ज। अगर उसकी प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी या नॉर्मल फ्रिक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज है तो हम बात कर चुके हैं हमें फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उतनी ही देनी है जितनी प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी है न्यूक्लियाई की। तो अगर 100 मेगाहर्ट्ज न्यूक्लियाई की प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए मैम। उतनी ही होनी चाहिए। इट मीन्स कि वो 100 मेगाहर्ट्ज ही होनी चाहिए। चूंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 100 मेगाहर्ट्ज है, या आप कह लो कि इसका रीजन इसको कहने का ये भी है क्योंकि प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी प्रोटॉन की इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे 100 मेगाहर्ट्ज होती है, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को 100 मेगाहर्ट्ज एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है। अच्छा, अब अगर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास हो 4.7 टेस्ला का या फिर 47,000 गॉस का, तो उस केस में अगर उसमें इतनी पावर का मैग्नेट लगा हुआ है तो उस केस में उस इंस्ट्रूमेंट को, अब मैं कह रही हूँ 200 मेगाहर्ट्ज एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो ये 100 मेगाहर्ट्ज कहा गया था, यहाँ पे 200 मेगाहर्ट्ज हो गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप वहाँ पे क्लास पीछे डेरिवेशन जो हमने प्रूव की थी वहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी जो है वो डिपेंडेंट है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, यानी न्यू नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच नॉट। सो जहाँ पे आप एच नॉट बढ़ा रहे हो वहाँ पे प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। देखो आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की पावर बढ़ा रहे हो, मैग्नेट की पावर बढ़ाने से इट मीन्स कि अब वो न्यूक्लियाई अगर पहले लो मैग्नेट पे कम मैग्नेटिक फील्ड उस पर पड़ रही थी वो लेस फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोसेस कर रहा था, अब आपने बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर डाली है यानी जो मैग्नेट यूज किए हैं उनकी पावर बढ़ा दी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो अब न्यूक्लियाई क्या आपको लगता है उसी फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोसेस करेगा। जब हमने कहा है कि उसकी प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, तो अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो इट मीन्स कि 2.35 टेस्ला पे वो प्रोटॉन प्रोसेस करता है 100 मेगाहर्ट्ज के साथ और वही प्रोटॉन 4.7 टेस्ला वाले इंस्ट्रूमेंट में प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी शो करता है 200 मेगाहर्ट्ज। तो इट मीन्स कि 100 मेगाहर्ट्ज वाले में मुझे रेडियो फ्रिक्वेंसी कितनी देनी पड़ेगी, 100 मेगाहर्ट्ज। 200 मेगाहर्ट्ज वाले में जिसमें वो 200 मेगाहर्ट्ज के साथ प्रोसेस कर रहा है उस केस में मुझे रेडियो फ्रिक्वेंसी कितनी डालनी पड़ेगी, 200 मेगाहर्ट्ज। अब आपने कहना है मैम ये तो जो है इट मीन्स कि इससे तो इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, ठीक है। अच्छा, इस
इसको यहीं तक या इसको इस पॉइंट को यहीं तक रहने दो, ठीक है। ये 100 मेगाहर्ट्ज और 200 मेगाहर्ट्ज, मैं हर एक पॉइंट को क्लास इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ तक स्टॉप कर दो। रीजन क्या है कि अगर मैं एक ही लेक्चर में आपको सारी एनएमआर पढ़ानी शुरू कर दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना आपको समझ आएगी ना मैं समझा पाऊंगी, ठीक है। इसीलिए वन बाय वन हम चीजों को लेके चल रहे हैं। अगर उससे पहले आप जंप करने, नो डाउट आपके माइंड में अभी बहुत से कंफ्यूजन होंगे कि एनएमआर कैसे स्टडी करते हैं मैम, जो बार बार बात कर रही हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियाई जो है वो डिफरेंट करते हैं, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी वो कैसे होता है। तो ये मैं मानती हूँ भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, बट इन क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूंगी। अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उनके नेम किस बेसिस पे हो गए कि जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आपका न्यूक्लियाई प्रोसेस कर रहा है उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मुझे चाहिए। तो या तो आप कह सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स को नेम दे देते हो, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी आप इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को नेम दे रहे हो 100 एंड 200। अच्छा, अब आपके पास जो मैग्नेट यूज करना है आपने इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि पहले हम इसके ना इंस्ट्रूमेंट को देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट किस तरह का होता है क्लास, ये आपको समझ होता है। अच्छा, ये आपके पास है इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह का है। ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है ये है सैंपल ट्यूब, ठीक है। इसमें आपने अपना सैंपल लेना है, ठीक है। इस सैंपल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, यानी मैग्नेट में रखना है, जो कि ये आपको मैग्नेट नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप मैग्नेट हो गए, फिर आपके पास यहाँ पे जो है वो है फील्ड स्वीप जनरेटर, ठीक है। अगर ये आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो फील्ड स्वीप मेथड को फॉलो कर रहा है तो इट मींस यहाँ पे इस मेथड में आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वेरी करना है। तो मैग्नेट तो आपने लगा दिया, आप इनमें इनकी स्ट्रेंथ को कैसे वेरी कर सकते हैं, उसको वेरी करने का तरीका ये होता है कि इन मैग्नेट्स के ऊपर जो है वो आपके पास कॉइल्स लगी होती हैं जिनमें से करंट फ्लो कर रहा होता है। तो जैसे ही आप फील्ड स्वीप जनरेटर का काम ये है कि वो जो वायर्स में से करंट फ्लो कर रहा है जो कि मैग्नेट के ऊपर सराउंड कर रही हैं, उन वायर्स में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी इंटेंसिटी को वेरी करना। जैसे ही करंट की इंटेंसिटी वेरी होगी तो आपके यहाँ पे जो मैग्नेट है उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी वेरी करती जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सैंपल, हो गया आपके पास मैग्नेट, हो गया फील्ड स्वीप जनरेटर, हो गया। अब हमने अभी पढ़ा है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर जो है आप देखोगे अगर इसका रिलेशन देखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाया जाता है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को समझना चाहो, अगर देखो ये जो मैग्नेट है आपके पास, और ये जो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है, ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगाया जाता है, ठीक है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर यहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देता है जो कि सैंपल पे पड़ती है, और यहाँ से आपके न्यूक्लिया, ये सारा काम आपके सैंपल में हो रहा है। अल्फा से बीटा, स्पिन फ्लिपिंग का, स्पिन रिलैक्सेशन का, वो सारा आपके सैंपल ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एनर्जी जो है, अगर आपका एमिशन प्रोसेस होता है यानी रिलैक्सेशन होती है तो आपकी जो एनर्जी एमिट होती है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो आपका यहाँ पे रिसीवर लगा होता है, वो रिसीवर उस एनर्जी को रिसीव करता है, एम्पलीफायर देन उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और देन फिर रिकॉर्डर होता है जो उस सिग्नल को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिग्नल मिलते हैं और वो सिग्नल्स जो है हमें बताते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और हर न्यूक्लियाई की एनवायरनमेंट में कौन कौन से कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे सिग्नल से पता चलता है, ठीक है। सो इट मीन्स के मेरे पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन में एक सैंपल ट्यूब होना लाजमी है, मैग्नेट होना लाजमी है। इसके अलावा अगर फील्ड स्वीप मेथड की बात करें तो फील्ड स्वीप जनरेटर होना लाजमी है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर होना चाहिए, और इसी तरीके से एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर होना चाहिए। ये तो हो गए मेरे पास इंस्ट्रूमेंटेशन। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा क्लास समराइज कर देती हूँ कि आपके पास
जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो क्या, वो उसी तरीके से ये सैंपल है, ठीक है। अब जो सैंपल ट्यूब होती है वो किसकी बनी होनी चाहिए, वो आपके पास बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होनी चाहिए। सैंपल की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए कि आपके पास 1 ml ऑफ 5% सोल्यूशन सैंपल का होना चाहिए, नहीं बहुत कम क्वांटिटी आप सैंपल की लो, ठीक है। अगर आपने एनएमआर स्टडी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो जो आपकी सैंपल ट्यूब है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, वो आपके पास 5 मिलीमीटर डायमीटर होना चाहिए। उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है या फिर इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर कहा जाता है। ये आपकी कितनी स्ट्रेंथ का होना चाहिए, 60 to 100 मेगाहर्ट्ज के इन बिटवीन होना चाहिए, या आप 60 में अगर आप इसको फिक्स रख रहे हो तो 60 मेगाहर्ट्ज फिक्स कर सकते हो, 100 मेगाहर्ट्ज फिक्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज 60 to 100 मेगाहर्ट्ज के इन बिटवीन है, ठीक है। ये 60 to 100 मेगाहर्ट्ज के इन बिटवीन है। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी रखी है, सॉरी आपके पास 2.35 टेस्ला, ठीक है। सो उस केस में आपके पास जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है या आरएफ ऑसिलेटर है वो कितनी फ्रिक्वेंसी का होना चाहिए, वो 60 मेगाहर्ट्ज से लेके 100 मेगाहर्ट्ज, जो कि हम फिक्स कर लेते हैं 100 मेगाहर्ट्ज, तो 100 मेगाहर्ट्ज तक का होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आरएफ रिसीवर है यानी आरएफ डिटेक्टर है, जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर कहा जाता है, ये एम्पलीफायर और ये रिकॉर्डर, ठीक है। ये वही चीजें हैं सारी। सैंपल में जब ट्यूब में आपने सैंपल लेना है, उसके बाद आपने क्या किया जाता है कि आपकी जो सैंपल ट्यूब है उसको स्पिन किया जाता है। रीजन क्या है उसको रिवॉल्व या स्पिन करने की सैंपल ट्यूब को, ताकि अगर किस डिफरेंट डायरेक्शन में, पहले तो हमने मेक श्योर करना है हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होमोजेनियस होनी चाहिए, ठीक है, सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कहीं पे किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा पड़ रही है न्यूक्लियाई पे, किसी दूसरे न्यूक्लियाई पे किसी और डायरेक्शन में कम पड़ रही है, तो उसकी यहाँ पे उसको मिनिमाइज करने के लिए इस फैक्टर को क्या किया जाता है, सैंपल ट्यूब को रोटेट किया जाता है, ताकि हर न्यूक्लियाई पे जो है वो सेम फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म पड़े। तो इसीलिए इस सैंपल ट्यूब को स्पिन किया जाता है वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे या जी एक्सिस के अलावा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने मैग्नेट पे। तो ये जो मैग्नेट होते हैं, ये जो जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट करनी है, वो मैग्नेट 3 तरह के आप यूज कर सकते हो। या तो वो परमानेंट होते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप यूज कर सकते हो, या फिर आप सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को यूज कर सकते हो। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका जो परमानेंट मैग्नेट होता है ये आपका जो है वो चीपेस्ट मैग्नेट है और ये आपका इनफ्लेक्सिबल होता है। जबकि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर आप देखो तो इसमें आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो आप वेरी कर सकते हो। यानी अगर आपने कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन लेके आनी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में, अगर फील्ड स्वीप मेथड की हम बात कर रहे हैं, और जहाँ पे आप चाह रहे हो कि अपनी फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा वेरी करो, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। सुपर कंडक्टिंग कौन सा मैग्नेट होता है जिसमें आप सुपर कंडक्टर को यूज करते हो। सुपर कंडक्टर कौन से होते हैं कि अगर किसी मेटल को लिक्विड हीलियम जो आपके पास होता है उसके सोल्यूशन में डाला जाए तो क्या होता है, उस मेटल की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट होती है वो रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ही वैनिश कर जाती है, यानी खत्म हो जाती है। और उस केस में वो जो कंडक्टिंग मेटल है वो सुपर कंडक्टर की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो या तो किसी सुपर कंडक्टिंग मेटल से बना हुआ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं, या फिर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होता है आपके पास वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और आपको अगर एक लॉन्ग पीरियड में यानी एक लेंथी प्रोसीजर है और उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को यूज करोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते, बाकी जो दोनों मैग्नेट्स हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं टू टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। ये 3 तरह के मैग्नेट हो गए जिनको हम यूज कर सकते हैं, परमानेंट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट को, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो सैंपल लेना है उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए,
जिस सॉल्वेंट में आपने अपने सैंपल को डिसॉल्व करना है वो सॉल्वेंट जो है वो एक तो उसकी नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो सॉल्वेंट, जाहिर सी बात है अगर एनएमआर बहुत ज़्यादा सैंपल का रन करना है तो अगर सॉल्वेंट आपके पास एक्सपेंसिव होगा तो एनएमआर रन करना आपके पास मुश्किल हो जाएगा। तो सॉल्वेंट इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये होना चाहिए कि उस सॉल्वेंट में कोई भी प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर आप अपने सैंपल के नंबर ऑफ प्रोटॉन एनएमआर स्टडी कर रहे हो और आपके सॉल्वेंट में भी प्रोटॉन प्रेजेंट है जो कि एनएमआर एक्टिव हैं, तो आपके सिग्नल्स ओवरलैप कर सकते हैं या आपको वो जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसीलिए जिन सॉल्वेंट को यूज किया जाता है सैंपल प्रिपरेशन के लिए इन केस ऑफ एनएमआर, वो कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है। इसके अलावा जितने भी ड्यूक्रिएटेड सॉल्वेंट होते हैं, D2O हो गया, आपके पास ड्यूक्रिएटेड क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गई, इसके अलावा ड्यूक्रिएटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो गई, ड्यूक्रिएटेड एसीटोन हो गया। इन सॉल्वेंट को यानी ड्यूक्रिएटेड जितने भी सॉल्वेंट है जिसमें ड्यूट्रियम आइसोटोप को यूज किया गया है, उनको आप यूज कर सकते हो एज सॉल्वेंट फॉर मेकिंग सोल्यूशन ऑफ योर सैंपल। यहाँ तक क्लास समझ आया या नहीं आया? क्लास समझ आया या नहीं आया? यस मैम, ठीक है, क्लियर हो गया। महमूद, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, क्या कहा है? मैम क्लियर हो गया, लेकिन आज काफी हो गया। अच्छा ठीक है, क्लास फिर यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा, अब आपने इंस्ट्रूमेंटेशन को एक दफा पढ़ लेना, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम जो है वो अब सिग्नल्स पे आएंगे कि सिग्नल्स कौन से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। अलबत्ता मैं आपको दिखा देती हूँ कि एनएमआर में जो आपको सिग्नल्स मिलते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि आपको जो पीक्स मिलती हैं, आई थिंक वो इंग्लिश में। अच्छा, अलबत्ता जो आपके सिग्नल्स कैसे आते हैं वो हम फिर नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, जो आपकी क्लास होगी फिजिकल क्लास, ठीक है, नेक्स्ट वीक। और उसमें मैं कोशिश करूंगी अगर आप लोग पढ़ के आना, अगर आपके कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। और अब हम न्यूक्लियाई पे आएंगे कि कैसे न्यूक्लियाई जो है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रखते हैं। प्रोसेशनल एक ही तरह का प्रोटॉन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोसेस कर रहा होता है एक ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। उसका रीजन क्या है, तो वो सारे रीजन हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना प्रीवियस लेक्चर है उसको साथ साथ रीड करते रहो। जहाँ पे कंफ्यूजन आती है आप पूछ लो, ठीक है। आपको जहाँ पे पॉइंट कंफ्यूज करता है वो पूछ लो, लेकिन अगर कोई पॉइंट मैंने नहीं पढ़ाया, डिस्कस नहीं किया, तो उसकी वजह से आप प्रीवियस जो हमने डिस्कशन की है उसको ना मिक्स करो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लासेस को अब आपने पढ़ के आना। जी मैम। और बाकी जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं लेते उन्हें भी मेरा मैसेज दे दो कि क्लासेस रेगुलरली ले। मैं इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुकी हूँ, क्लासेस डेली बेसिस पे लो, ठीक है। ओके, क्लास को